हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई थिंक सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। ये इसका 24 यानी 24वां लेक्चर है। 23 लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने क्या करा था, हमने कंडक्टिंग प्लेट ली थी, एक चालक प्लेट ली थी। उसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। ठीक है, आज जो अपन लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं, या तो आपको चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर मिलेगा या तो फिर नॉन कंडक्टिंग शेल। एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, सो देखते हैं। हम बात कर रहे हैं एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग शेल के बारे में। तो पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, और अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं। मेरे पास दो बॉल है ना, एक जो अंदर से पूरी तरीके से भरी हुई है और एक जो है वो पूरी अंदर से कैसी है, खोखली है, हॉलो है। ठीक है, जैसे आपकी एक प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक है, या रबर की बॉल होती है, वो भी अंदर से खोखली होती है। तो उस टाइप की बॉल्स को अपन यहाँ पे नाम दे रहे हैं शेल। ठीक है, और अगर वो बॉल अंदर से पूरी भरी हुई है, ठीक है, अच्छे से फिल्ड है, ठीक है, जैसे एक बॉल होता है ना पूरा, मतलब एक कोई मेटल की बॉल होती है, ठीक है, लोहे की कोई बॉल हो पूरी भरी हुई हो अंदर से, तो उसको अपन क्या नाम देंगे यहाँ पे, स्फीयर। ठीक है, गोला। हिंदी में खोखला गोला हो जाएगा आपका शेल, और उस गोले को यानी पूरा भरा हुआ है तो गोला बोलेंगे, अगर खाली अंदर से हॉलो है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, खोखला गोला। हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे अपन शेल। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ दो चीज़ों के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ एक शेल के बारे में। शेल बनेगा ऐसा ही आपका जैसा बनता है नॉर्मली। एक शेल है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का है ये, हमने बनाया रिंग की तरह, लेकिन एक शेल है। और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, ये एक नॉन कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, और दूसरी तरफ अपन बोलते हैं स्फीयर है, गोला है। ये हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर, यानी हो गया अचालक शेल या खोखला गोला बोलते हैं इसको। और ये हमारे पास चालक गोला हो गया। ठीक है, अब आपके एग्जाम में चाहे एक नॉन कंडक्टिंग शेल है यानी अचालक खोखला गोला है, या फिर चालक गोला है। मैं अचालक गोले के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं चालक गोले के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर दोनों में से कोई भी डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती है तो आपको जो मैं भी डेरिवेशन कराने वाला हूँ वही करनी है। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि भाई ऐसा क्यों सर। ठीक है, अब यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर की जगह अगर शेल भी लिखा हुआ आ जाए, यानी चालक खोखला गोला भी लिखा हुआ आ जाए, तो भी आपको ये डेरिवेशन करनी है। देखिए, जब मैंने आपको बोला था कि किसी भी कंडक्टिंग चीज को, कोई भी चालक वस्तु को आप आवेश देते हो तो आवेश हमेशा किस पे आ जाते हैं, उसकी सतह पर। तो इसमें भी आवेश किस पे आ जाएंगे, उसकी ऑब्वियसली उसकी सतह पर आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये तो वैसे भी एक शेल है, नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, उससे मतलब नहीं। अगर यहाँ पे कंडक्टिंग शेल भी लेते तो भी यही काम करता। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग के भाई शेल तो है तो सिर्फ आउटर सरफेस ही रहेगी ना, बाहर की सरफेस ही रहेगी, और कुछ तो है नहीं अंदर। तो आवेश है, चार्ज तो है, वो तो सरफेस पे रहना है। इसलिए जब भी अपन हमारे पास डेरिवेशन आती है तो दोनों के लिए डेरिवेशन कैसी होती है, सेम होती है। कंडक्टिंग है तो चार्ज हमेशा किस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, और अगर शेल है तो चार्ज तो वैसे भी सरफेस पे रहना ही है। इसलिए आपके एग्जाम में चाहे चालक आवेशित गोला आ जाए, या फिर अचालक खोखला गोला आ जाए, या फिर चालक खोखला गोला आ जाए, चालक भी आए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यानी आपका क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, या फिर नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग शेल आ जाए, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, आपको ये डेरिवेशन करनी, क्योंकि चार्ज हमेशा किस पे रहना है, सरफेस पे। अब बात करते हैं कि अगर इसकी जगह नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता, यानी मैं आपको कोई रबर की बॉल दे दूं पूरी अंदर से भरी हुई है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ दे दूं जो कि नॉन कंडक्टिंग है और क्या बोलते हैं, अंदर से पूरी क्या है, भरी हुई है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर अपन आवेश है ना, उस केस में अपन चार्ज कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ शेल के बारे में बात करें, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी डेरिवेशन करनी है। जब आपको कहीं पे शेल यानी खोखला गोला लिखा हुआ आ जाए, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर यानी चालक गोला लिखा हुआ आ जाए, तो ये डेरिवेशन करनी है जिसमें चार्ज किस पे रहता है, हमेशा सरफेस पे। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हुआ आ जाए, अचालक गोला लिखा हुआ आ जाए, तो चार्ज अंदर भी रहता है। ठीक है, तो आज अपन इसी की डेरिवेशन करने वाले हैं, चाहे आप ये ले या ये ले, बात एक ही है। अगर शेल आता है तो इस तरीके से आउटर दो बाउंड्री बना दीजिए, अगर स्फीयर आता है तो इस तरीके से बना दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब वही सेम चीज़ है, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर या फिर एक शेल दे रखा है,
ठीक है। तो मैं अभी गोला बना रहा हूँ, समझ जाना, डबल लाइन ड्रॉ भी करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये चार्ज है, जो जैसा मैंने आपको बोला था, कभी भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो उसके ऊपर हमेशा चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी, क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, इसलिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमारे को क्या देगा, वो सिग्मा, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, क्यू अपॉन ए के। ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास गिवन क्या क्या हमारे पास, गिवन दैट यानी दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, ठीक है। थ्योरी आप लिख लेना कि हम एक स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है, फिर शेल एज्यूम करें जिसकी चार्ज डेंसिटी किसकी इक्वल है, सिग्मा के इक्वल है, और क्या बोलते हैं उसकी रेडियस जो है यानी उसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या या उसका जो रेडियस है वो आर के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी यानी उसका आवेश घनत्व जो है वो रो के सिग्मा के इक्वल दे रखा है, आवेश घनत्व। तो ये दो चीज़ें हमको सिर्फ दे रखी है, आवेश घनत्व। हाँ, एक थर्ड चीज़ और दे रखी है जिस पे अपन को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, जिस बिंदु पर हमको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वो डिस्टेंस अपन को दे रखी है आर। अब यहाँ पे आर 3 तरीके का हो सकता है, यानी वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, EFI यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, वो पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है, जैसे पॉइंट P आउटसाइड दी स्फीयर या आउटसाइड दी शेल, यानी शेल या स्फीयर गोले के बाहर हो सकता है, वो गोले के ऊपर भी हो सकता है, और वो गोले के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस स्फीयर के लिए जो भी अपन चाहे शेल करें, चाहे अभी आने वाले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यानी अचालक गोले के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तभी भी अपन 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या, या तो पॉइंट बाहर हो सकता है, या तो पॉइंट सरफेस यानी सतह पर हो सकता है, या तो पॉइंट वो अंदर यानी इनसाइड हो सकता है, ठीक है। यानी अपन इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास डिस्टेंस x है तो x की 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो r से बड़ी हो जाए मतलब रेडियस से बड़ा, त्रिज्या से बड़ा, या तो r के इक्वल हो जाए यानी सरफेस पे सतह पर, या फिर तीसरा x इज लेस देन r हो जाए। यानी 3 केस के लिए अपन कभी भी जब स्फीयर की डेरिवेशन करते हैं, चाहे कोई सा भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, चाहे इसके लिए करें चाहे नेक्स्ट करें, ये 3 केसेस बनते हैं। अब एग्जाम में आपसे कौन सा पूछता है वो आप देख लें कि क्या लिखा है, जो पॉइंट है वो आउटसाइड है या सरफेस है या अंदर है, या तीनों के लिए पूछ रहा है, ठीक है। या तो फिर कभी कभी सिर्फ ग्राफ भी पूछ लेता है, जैसे RBSC में ग्राफ इसके ऊपर आया, CBSE में भी इसके ऊपर सिर्फ ग्राफ भी पूछा गया 1 मार्क्स के अंदर। सो वो भी हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो डेरिवेशन है। सो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो है हमारे पास जब r क्या हो, x क्या हो, ग्रेटर देन r हो, तो हमारे पास स्फीयर हो गया, ठीक है। और ये चार्ज है, जैसे मैंने बताया सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इसकी, और रेडियस इसकी r है। तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ मान लेते हैं x डिस्टेंस, थोड़ा छोटा ले लेते हैं इसको, चल यहाँ ले लेते हैं इस पॉइंट P को, इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे क्योंकि स्फीयर बनेगा एक और। अब मैंने आपको कभी भी बोल रखा है, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है, उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक गॉसियन सरफेस जो है यानी गाउसियन सतह आपको खींचनी है, क्योंकि आप इस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहते हो तो जो भी आपकी सरफेस बनेगी वो इतनी ही होनी चाहिए, मतलब इतनी ही उसकी लेंथ होनी चाहिए। अब गोले को ढकने के लिए गोला ही हो सकता है, यानी स्फीयर को ढकने के लिए स्फीयर हो सकता है, शेल को ढकने के लिए शेल हो सकता है। तो अपन इसके चारों तरफ गोला तो नहीं मान रहे, लेकिन एक हाँ शेल ज़रूर मान रहे हैं जिसका खुद का रेडियस है, त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है x। डोंट गो इनटू द ड्राइंग, मान लेना ना ये एक शेल है, ठीक है। ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है जो अपन ने ड्रॉ करी है, यानी गाउसियन सतह जो अपन चार्ज को बांधने के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। जब r इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन r है तो इसके इक्वल बन जाएगी। अगर छोटी है तो इसी सरफेस को मान लेंगे, और अगर उसके इक्वल है तो इसी सतह को मान लेंगे। अगर छोटी है तो अंदर भी एक और गॉसियन सरफेस यानी गाउसियन सतह लेनी है, ठीक है। अब सिंपल है डेरिवेशन, कुछ मुश्किल तो है नहीं। जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, अच्छा अस गाउसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा, यानी इसका ds वेक्टर जो इसी डायरेक्शन में जाएगा, और इसका सिर्फ एक ही सरफेस होना है, वो है आउटर सरफेस। क्योंकि ये एक स्फीयर है तो मैंने आपको बताया था किसी भी चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होगी, और जब आप एरिया वेक्टर लेंगे वो भी इसके परपेंडिकुलर ही होना है, सरफेस के कहीं पर भी ले लीजिए। सो जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे वो भी किस डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी। तो दोनों के बीच में सिंपली एंगल कितना बनना है, 0 डिग्री। तो नेट जो हमारा फ्लक्स है वो किसके इक्वल आएगा, वही इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आपको पता है दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है,
0, तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी ई बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और ds का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे से सुनना है आपको। एक चीज़ सुनना ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किस सरफेस पे चाहते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है आई एम सो सॉरी, हम जो फ्लक्स निकालना चाहते हैं वो किस सरफेस के लिए निकालना चाहते हैं। हम सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना चाहते हैं वो एक्चुअली ये सरफेस है। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, क्योंकि इस पॉइंट पे अपन को फ्लक्स पता करना है, तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला अगर आप फ्लक्स निकाल देते हैं तो आप इस पॉइंट पी के लिए भी, ये पॉइंट पी है जो इसके अंदर चला गया है, ये पॉइंट पी के लिए भी आप फ्लक्स इजीली निकाल पाएंगे। तो आपको यहाँ पे एरिया किसका लेना है, एरिया लेना है इस गॉसियन सरफेस का। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। जब भी आपसे पूछा जाए एरिया किसका लेना है, तो एरिया इस गॉसियन सरफेस का लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्फीयर है, गोला है। ठीक है, और गोले का जो सरफेस एरिया वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो कितनी है x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। ठीक है, तो होगा हमारे पास फ्लक्स वही अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुसार अपन जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है सिग्मा अपॉन ए। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से आप बहुत ढंग से समझनी है कि जब मैं कह रहा हूँ ना कि चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा, सॉरी हाँ यहाँ पे हमारे पास क्यू आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो मैंने एक्चुअली सिग्मा की वैल्यू लिख दी। सो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू, और जो क्यू है वो किसके इक्वल होता है सिग्मा इंटू ए। हाँ, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से सुनिए, मैं यहाँ पे ए के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ए क्या है, ए वो पार्ट है या वो सरफेस है जिस पे एक्चुअली चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हम चार्ज के बारे में बात करें तो एरिया भी किसका आएगा, उस सरफेस का आएगा जिस सरफेस पे चार्ज है। तो इस बार गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सतह पर कोई आवेश नहीं है। आवेश किस सतह पर है, इस अंदर वाली सतह पर, तो एरिया भी किसका आएगा, इस अंदर वाली सतह का। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा 4 पाई, इस बार कितना आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। प्लीज कंफ्यूज ना हो। जब मैंने फ्लक्स के बारे में बात करी कि किससे संबंधित, किससे रिलेटेड फ्लक्स निकालना, तो इस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स निकालना था, तो यहाँ इसलिए वहाँ पे एरिया किसका आया, इस गॉसियन सरफेस का। जब मैं कह रहा हूँ कि चार्ज है तो चार्ज के सरफेस पे, इस अंदर वाली सरफेस पे, और जब अपन यहाँ पे सिग्मा के अंदर ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किस सरफेस को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी सरफेस को करते हैं जिस पे एक्चुअली चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज इस सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, ना कि आउटर सरफेस पे, इसलिए आपको गलत नहीं करना है। तो बस इसकी वैल्यू रखने के बाद हो जाएगा हमारे पास ई 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फाई की वैल्यू रख देते हैं सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल, नहीं समझ आता तो नीचे लेकर जाके कीजिए, कोई इशू नहीं। सो यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। और अगर अपन को ई वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, अपन वेक्टर भी निकालते हैं इसका सदिश रूप, तो ई वेक्टर हमारे पास हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में है, एक्स की तो डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे कैप अभी किसका आएगा, एक्स का। हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर उसी का ही लगाते हैं जिसके अलोंग उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर, या ई जब हमारे पास एक्स क्या हो ग्रेटर देन आर हो। इस केस में आपको दिख रहा है कि ई जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के। तो जब मैं इसके लिए कर्व ड्रॉ करूँगा ई के बीच में और एक्स के बीच में, तो कर्व कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ये हमारा पहला केस कंप्लीट। दूसरा केस बहुत इजी होने वाला है, उसमें हम कुछ नया नहीं करने वाले। इसमें क्या है, एक्स इक्वल्स टू आर ही तो है। सो जो हमने पहले फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, अच्छा एग्जाम में आ जाए तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पे जो अपन ने एरिया कैलकुलेट करा था, तो इस बार गॉसियन सरफेस से खुद ही सरफेस हो गई। जब खुद ही सरफेस हो गई तो यहाँ पे बस 4 पाई एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस बार हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, पॉइंट हमारा सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। तो इस बार आपको कोई गॉसियन सरफेस नहीं माननी, और अगर आप मानते भी है तो ये जो स्फीयर है यानी जो गोला है ये खुद ही गॉसियन सरफेस बन जाएगा। या आप शेल बोलना चाहते हो शेल भी बोल दीजिए, दोनों के लिए डेरिवेशन तो सेम ही है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। या आप सीधा सीधा फॉर्मूले में देख लीजिए, बस यहाँ पे एक्स की जगह आपको क्या रखना है, आर, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, आर। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला नया नहीं निकालेंगे, हम ये लिखेंगे ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है,
एक्स चीज़ हमारे पास हो गया आर, तो आर स्क्वायर ये हमारा इससे कैंसिल, तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट है यानी एक्स पे डिपेंड नहीं करता। जब नहीं डिपेंड करता है तो जब मैं ई के बीच में और इसके एक्स के लिए जब मैं कर्व ड्रॉ करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ऑब्वियस ही बात है ना, इस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सेम ही रहनी है क्योंकि चार्ज हर जगह एक जैसा ही है। और जब आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ई वेक्टर किसकी इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और किसकी डायरेक्शन में एक्स कैप की डायरेक्शन में। बस दैट्स इट। जो लास्ट केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, टफ नहीं है कुछ भी। तो जो थर्ड केस होगा वो हमारे पास हो जाएगा व्हेन एक्सिस क्या हो लेस देन आर। अब हमारे पास ये रहा शेल या स्फीयर, और इस बार हमारे पास ये रेडियस आर है, पॉइंट हम पी अंदर की तरफ मानेंगे जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है एक्स, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं गॉसियन सरफेस अज्यूम करूँगा तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से होनी है। इसकी रेडियस कितनी होगी हमारे पास एक्स की इक्वल, एक्स डिस्टेंस ही तो है। अब ढंग से देखिएगा एक चीज़, हम लिख रहे हैं फ्लक्स इक्वल्स टू ई और वही सेम इंटीग्रेशन डी एस, और हमारा जो फाई होता है वो किसके इक्वल होता है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे बात एक समझने वाली क्या है, समझने वाली बात ये है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है या शेल है। मैं कह रहा हूँ जब चार्ज सरफेस पे है तो अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई आवेश नहीं है, तो अंदर जो क्या बोलते हैं ये वाला जो पार्ट है वो तो वैसे ही जीरो होना है ना भाई। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अंदर कोई आवेश नहीं है। इस गॉसियन सरफेस से संबंधित इसमें परिबद्ध, इसमें इनक्लोज्ड कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं है, इसलिए पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि अंदर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी कितनी होनी चाहिए जीरो। तो अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई इट्स जीरो। और अगर वैसे नहीं तो देख लीजिए अंदर सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी जीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज डेंसिटी होने का तो सवाल होता ही नहीं है। तो तीन चीज़ें देख ली अपन ने, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन आर हो, फर्स्ट वाला केस जो हमारा, जब पॉइंट बाहर होगा ये फॉर्मूला आता है, पॉइंट सरफेस पे होगा तो वो आता है, और अंदर हो तो फिर बिल्कुल जीरो आता है। अब इसके लिए अपन एक कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, वो देखते हैं अपन, और इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो इनका कंबाइंड ग्राफ आ जाएगा ये। सबसे पहले तो अपन स्फीयर बनाते हैं, या शेल आप ले सकते हैं जो लेना चाहें, ठीक है। 3 पॉइंट लिए थे हमने, ये हमारे पास P पॉइंट हो गया, तो ग्राफ भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ये क्या है इसका सेंटर या अंदर वाले पार्ट पे तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जीरो, तो ग्राफ भी हम कुछ इस तरीके का बना रहे हैं। ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास E हो गया। हमने बोला आर डिस्टेंस तक इसका रेडियस है r, तो r डिस्टेंस तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जीरो, तो r पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई जीरो। तो यहाँ पे अपन कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस r पॉइंट के ऊपर। यानी जब आपकी x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, x की वैल्यू आपकी r की इक्वल हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है आपकी कांस्टेंट, वो किसकी इक्वल आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डॉटेड लाइन है हमारी, सॉलिड लाइन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे कैसे होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर जैसे जैसे चाहते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग जाती है डिक्रीज। तो एक्चुअल ग्राफ सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे कांस्टेंट और उसके बाद डिक्रीजिंग, ठीक है। ये लाइन सॉलिड नहीं है, इसका मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे आप गलत ना बनाइए, सॉलिड लाइन नहीं है, डॉटेड लाइन है, तो इसका मतलब ग्राफ सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है। यानी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।